आगे होगा अभी एनडीए यानी कि बीजेपी आगे होगी। तो ये आगे पीछे का जो खेल है ये लगातार अभी जारी है। जब तक पूरी तरीके से सारे परिणाम हमारे सामने नजर नहीं आ जाते, जब तक सारी चीजें आपके सामने खुल करके नहीं आएंगी, तब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम आंकड़े के अकॉर्डिंग एक मन बना लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन की जो बढ़त थी लगातार बनी हुई, वो कहीं न कहीं उनको खुश करने वाली बढ़त थी। लेकिन अभी सब कुछ क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है जिस तरीके से जो परिणाम है, जिस तरीके से इस बार की जो वोटिंग हुई है, जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो मेहनत की है या इंडिया गठबंधन के जितने भी पॉलिटिशियन थे उन्होंने मेहनत की है, ये उसका परिणाम आपके सामने होगा। देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा था कि पिछले चुनाव में 352 सीटों से बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई थी और इस बार उसने 400 पार कर रखा है। तो मतलब उन्हें किस मुद्दे पे उन्हें क्या लगता था कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है? तो मतलब आपको क्या लगता है कि उन्होंने 400 पार का जो ये मुद्दा रखा है, ये किस बिहाफ पे रखा होगा? उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, किसानों की आय दोगुनी कर दी है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी है मैंने, पूरे देश में मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का एक सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार, अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का उन्होंने निर्माण किया है। तो ऐसे अपने तमाम काम गिनाते हैं जिनको लेकर के उन्होंने जो आंकड़ा दिया है कि इस बार इस वजह से हम 400 का आंकड़ा छूए हैं, इसलिए इस बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, या ऐसे तमाम बड़े नारे इस बार लगाए गए जो ऐसे काम गिनाते कि बीजेपी उसी को लेकर के दावा कर रही थी कि हमारी 400 सीट आ रही है पूरे देश में। देखिए, तो आप इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार जो ये अयोध्या मंदिर बना था ये सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के पास? क्या ये बिल्कुल सही और सटीक बात सामने आ रही है? देखिए, इस वक्त की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया गठबंधन 45 पर है और एनडीए 275 पर मौजूद है। ये फिलहाल की ब्रेकिंग है। जिस तरह से अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन लीड कर रहा था और अब देखा जाए तो एनडीए लीड करती हुई दिख रही है। 275 पर एनडीए मौजूद है और इंडिया गठबंधन 245 पर मौजूद है। ये फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज है। मैंने अभी आपको बताया कि अभी क्या होगा कि उतार चढ़ाव लगातार ये जारी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वोट काउंट होता है, जैसे 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 ही मशीनों की काउंटिंग शुरू होती है, तो कहीं न कहीं का जो परिणाम है वो कभी आगे और कभी पीछे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कभी मोदी जी आगे चल रहे थे तो कभी मोदी जी पीछे हो रहे थे। तो उसमें कुछ भी अभी कह पाना बड़ा संभव नहीं होगा। जिस तरीके से जो परिणाम थे, हाँ, इंडिया गठबंधन भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और एनडीए बीजेपी भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ रही। बीजेपी भी लगातार फाइट कर रही है, दोनों की बराबर की टक्कर है और इस दोनों की टक्कर में इस बार विजेता कौन होगा ये यहाँ की जनता तय करेगी, या यहाँ की जनता ने लोगों की किस्मतें, प्रत्याशियों की किस्मतें मशीनों में बंद करी है। वो मशीनें जब तक पूरी तरीके से खुल नहीं जाती है तब तक कुछ भी कह पाना बड़ा संभव नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से फिलहाल जो देखा जा रहा था कि वो अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के पास, क्योंकि उन्हें वोट लेने के लिए जिस तरह से उन्हें आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुरू की थी, उस पर कई विपक्ष ने बिल्कुल नकारा था और कई शंकराचार्य ने भी वहां पर आने से मना कर दिया था। तो इस पर आपको क्या लगता है कि ये एनडीए का मतलब पूर्ण बहुमत जिस हिसाब से उन्होंने 400 पार बोला था, क्या ये अयोध्या मंदिर के लिए उनको लीड करने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में? देखिए, बीजेपी हमेशा हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। बीजेपी लगातार उसका जो हिंदुत्व वोटर है वो लगातार उस पर काम करती है। हालांकि नारा इनका है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ये साथ सबका लेते हैं, विकास किसका होता है ये इनको नहीं पता होता। ये क्या होगा, ये जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, ये उस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इनको पता है कि मुस्लिम तो हमको वोट करता ही नहीं है, वो इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और सपा अखिलेश के साथ रहता है, तो उस पर ये दिमाग नहीं लगाते। इसलिए इसके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं। इस बार के चुनाव में नहीं, तमाम ऐसे बड़े जो चुनाव हुए हैं उसमें हमेशा अयोध्या की मैं बात करूं तो अयोध्या का एक बहुत विशेष मुद्दा था जिसको बीजेपी ने पूरी तरीके से कैश कराया। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसका फैसला सुनाया, तो उसमें सरकार इनकी थी तो जिम्मेदारी इनकी बनती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। तो ये सब इन सारी चीजों को बीजेपी कैश करा रही है और बीजेपी का उसको फायदा भी हो रहा है। बिल्कुल।
देखिए, जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी हिंदुत्व पार्टी कहलाती है, मतलब वो पूरा सीधा करके हिंदुओं पे टारगेट करती है। और जिस तरह से उन्होंने, अभी ये खबर आ रही थी कि उन्होंने बीफ कंपनी से उन्होंने चंदा लिया था, तो ये किस हद तक सही है? मतलब ये कहाँ तक सही है? क्योंकि वो तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है, बीजेपी ये बोलती है कि हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, हम हिंदुओं के साथ है, तो ये कहाँ तक सही है कि उन्होंने बीफ कंपनी से चंदा लिया था? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले में, धंधे के मामले में बीजेपी इस बार घेरती हुई नजर आई है। कई बार जो विपक्ष था उसने इनको घेरने की कोशिश की, क्योंकि ये गाय के नाम पर इससे पहले वोट मांगते थे, आज भी बड़ी बड़ी बिल्कुल। बातें गाय के नाम पर करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, आपने भी और हमने भी, हम सभी लोगों ने भी, कि जो बीज कंपनियां हैं उससे इन्होंने चंदा लिया है। और उससे ही नहीं, तमाम ऐसी कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। अभी जब कोविड-19 हुआ था, उसके बाद जो वैक्सीन बनी थी, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उससे भी इन्होंने चंदा लिया है। और उस वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहा है। और हार्ट अटैक होने की वजह से ये इन्होंने कोर्ट में असर्ट भी किया है कि जो कंपनी बना रही थी उसने कहा कि नहीं साहब, मेरी वैक्सीन लगने से लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये मतलब बीजेपी है, लोग हालांकि उन्होंने उसका काट भी किया है कि चंदा कोई भी किसी से भी ले सकता है, किसी से दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की मौत का सौदा करें, जिस कंपनियों से चंदा लें। तमाम ऐसी कंपनियां जिनसे बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए का चंदा लेकर के और देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी रहती है, पूरे देश में उनके मुख्यालय है, पूरे देश में उनके कार्यालय है। एक तरीके से बीजेपी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, ये कहीं न कहीं बताया। और इस पे आरोप हमेशा लगता है ये कि अडानी और अंबानी की सरकारें, पूरा देश इन्होंने बेच दिया। जितने संस्थान थे सब अडानी और अंबानी को बेच करके देखिए, पूरा देश बेच दिया, इस पक्ष में आरोप लगाता है। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चुनाव जो है ये मोदी जी के चेहरे को लेकर हो रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता को तो कोई देख भी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता के हिसाब से कोई वोट भी नहीं दे रहा होगा। अगर सब लोग वोट दे रहे हैं तो वो ये देख के दे रहे हैं कि बीजेपी है और मोदी जी है। तो क्या ये आपको लगता है कि क्या ये बिल्कुल सही है, मोदी जी को देख के इस बार वोट दिया गया है? इस बार नहीं है, हमेशा लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, लोग वोट करते हैं योगी और मोदी को। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा है, और पूरे देश में मोदी जी। हर बात में क्यों नहीं कहा जाता है कि अब की बार बीजेपी सरकार, यही कहा जाता है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये हमेशा बीजेपी है, इनके पास एक बहुत बड़ा चेहरा है मोदी जी। मोदी जी के नाम पर पूरी बीजेपी वोट मांगती है, मोदी जी के नाम पर हर एक प्रत्याशी वोट मांगता है। जितने भी सांसद आज चुने जा रहे हैं, 20 सांसद का जब सर्वे हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये बताया गया कि बीजेपी के सांसद को लोग जानते नहीं है, उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन लोग मोदी जी के नाम पर वोट करते हैं। मोदी जी की रैलियों में जो भीड़ दिखती है वो मोदी जी के नाम पे जाती है, ना कि प्रत्याशी के नाम पर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और देश में मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाता है। बीजेपी के पास और कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर ये वोट मांग सके, जिसके नाम पर ये जनता को बरगला सके, जिसके नाम पर ये जनता को लूट सके। तो ये बीजेपी का जो स्पष्ट जो बीजेपी का जो चेहरा है, वो सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का माना जाता है। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसा कि हमने देखा है कि आपने चुनावी दौरा किया है, तो आपने वो क्या देखा है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? जैसा कि आपने चुनावी दौरा किया, कई लोगों से आप मिले भी होंगे, कई लोग आपको मिले होंगे, कई बातचीत हुई होगी, तो आपको सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में क्या लगा? देखिए, हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो मुद्दा था इस बार हुँ, पूरे देश में, हुँ। वो बेरोजगारी का था। क्योंकि 5 किलो राशन, लोगों को जब आप रोजगार देंगे तो राशन 5 किलो सब खरीद लेंगे। 5 किलो राशन से किसी का घर नहीं चलता। ठीक है, आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी जो देखिए, इस सरकार वक्त की कर रही है, बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन 260 पर मौजूद है और एनडीए 255 पर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ब्रेकिंग यह है कि इंडिया गठबंधन दोबारा से लीड कर ली है, 260 पर वो मौजूद हो चुका है, एनडीए 255 पर मौजूद है। हाँ, बिल्कुल परिणाम मैंने बताया कि अभी उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा। कभी बीजेपी आगे होगी तो कभी इंडिया गठबंधन आगे होगा। इस तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं, अभी इससे पहले जो आपने सवाल किया था, इस बार का जो चुनाव था वो सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, बिल्कुल। उसके बाद महंगाई, उसके बाद भ्रष्टाचार। तमाम ऐसे बड़े नेता जो इससे पहले दूसरी पार्टियों में हुआ करते थे, और चुनाव के समय जब उनको डर लगने लगा, जब उनको लगा कि मेरी गर्दन फंसने वाली है, तब वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि ऐसे वो लोग हैं बीजेपी में आने के बाद
अपने आप को साफ सुथरा महसूस करते हैं। इससे पहले जो दंगाई लोग थे, इससे पहले जो माफिया लोग थे, जिनकी गिनती उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में होती थी, उन लोगों ने बीजेपी में शामिल होकर के अपनी गिनती बढ़ाई। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे इस बार के चुनाव में, जिसको जनता ने बहुत साइलेंट तरीके से मशीनों का बटन दबाया है, और उसका परिणाम थोड़ी देर में आप लोगों के सामने होगा। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में युवा वोटर्स सबसे बड़ा एक फैक्टर इस चुनाव में देखा जा रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी ने कई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो युवा थे, उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया है। क्या ये चुनाव को देखते हुए उन्होंने उनकी ये कोई मतलब रणनीति सामने आ रही थी कि युवा फैक्टर्स को ये उनकी, ताकि वो उनको वोट दें और वो उनके तरफ को बढ़े? क्या ये इस तरह से कि उनकी चुनावी रणनीति में शामिल था? बिल्कुल लगातार युवाओं के, हालांकि बीजेपी बात युवा मोस्टली तो उसका रुझान बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा रहता है, हमेशा रहा है। लेकिन अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा था वो था बेरोजगारी। उस बेरोजगारी की वजह से मोदी जी ने ऐसे बहुत प्रोग्राम किए, योगी जी ने ऐसे बहुत प्रोग्राम किए, युवा नेता लगभग जितने थे, युवा यूथ लीडर जितने बीजेपी के थे, सबने युवाओं को साधने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का युवा ये जान रहा था कि हमको बरगलाया जा रहा है, हमको कैश कराया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कराया गया। उन्होंने कहा कि देश का युवा पकौड़े तलेगा। अरे भाई, वे पढ़ाई किस लिए कर रहा है? देश के युवा को पकौड़ा तलना ही है, तो वो कभी भी चल सकता है। तो किसलिए पढ़ रहा है, कितने संस्थान बनाए जा रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटी खुल रही है। अरे उसको एक अच्छी नौकरी मिले, वो एक अच्छी जॉब करे, वो एक व्यापार करे, वो इसलिए पढ़ रहा है, ना कि वो ठीक है पकौड़ा भी एक व्यापार है, लेकिन आप उसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि वो बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोगों का घर और परिवार चल सकता है। देखिए, जिस तरह से आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अगर बात की जाए पीएम मोदी के घोषणा पत्र में, उन्होंने ये कहा था कि 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना देंगे वो। तो ये भी एक रोजगार में ही आ रहा है, तो ये किस तरह से सही साबित होता है कि नहीं? तो लखपति दीदी की जो मैं बात करूं, ये योजना की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुई थी, और मध्य प्रदेश में अभी इससे पहले जो चुनाव हुआ है उसमें ये फैक्टर बहुत ज्यादा आगे आए। उसके बाद अब इन्होंने लखपति दीदी की बात करी, जो स्वयं सहायता समूह के तहत लोगों को मुद्रा लोन या फसल सहायता का लोन, इस तरीके से जो महिलाओं को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। महिलाओं को चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, देखिए जब मैं अल्पसंख्यक वोटर की बात करूं, जो मुस्लिम वोटर है, उस मुस्लिम वोटर में जो पोस्ट वोटर है, जो फीमेल वोटर है, वो बीजेपी के साथ नजर आता है, जो मेल वोटर है वो इंडिया गठबंधन के साथ नजर आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो 3 तलाक का मुद्दा था, या जो लखपति दीदी का बात कही जैसे आपने, तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है, और इस बार के चुनाव में भी हुआ है। देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें, तो जैसे कि पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि जब उनकी 2014 से और अब तक की अगर बात की जाए, तो ये कहते हैं कि 5 शहरों में मेट्रो थी, और अब उन्होंने कम से कम 20 शहरों में मेट्रो को संचालित कर दिया है। वो कहते हैं कि हमने रोजगार भी दिया है और हम काम भी कर रहे हैं। आप उससे बातें बहुत करते हैं, बीजेपी के लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन बहुत सारी जगह मेट्रो की जैसे मैं बात करूं, अरे पहले लोगों को रोजगार, खाली मेट्रो से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? आप अपनी उस बात पे आइए ना जिस बात का आपने वादा किया था। आपने ये भी कहा था कि लोगों को 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, मेरी सरकार आएगी तो मैं सबसे पहले काला धन वापस लाऊंगा। कितने लोग देश छोड़ करके चले गए, कितने लोगों ने देश से भाग गए, कितने भगौड़े साबित किए आपने, कितने लोगों को कर्जा माफ किया, किसान आप मारा जा रहा है, किसानों की आप आय दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन यूरिया खाद आपने पहले 45 किलो करी, अब 30 किलो कर दिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसा नहीं, हाँ बहुत सारे काम बीजेपी ने भी अच्छे किए हैं, जिसको लोग तारीफ कर रहे हैं, जिसके लिए लोग कह रहे हैं। सड़कों का जांच मिटाया, नो डाउट, लेकिन टोल टैक्स बढ़ा दिया, तो घूम फिर के चीजें वही आ रही। सिलेंडर पहले लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, 400 कुछ रुपए सिलेंडर मिलता था, आज 1120 रुपए मिलता है, आज लोगों को आसानी से मिल जा रहा है। तो उसका परिणाम है पेट्रोल उसमें 40 और 50 रुपए लीटर हुआ करता था, 100 रुपए में पहुंच गया है। देखिए, जिस तरह से अगर रोजगार की बात करें, तो बीजेपी ये कहती है कि पहले देखिए 450 यूनिवर्सिटीज थी, मतलब यूनिवर्सिटी थी, अब 1200 यूनिवर्सिटी है। वो कहते हैं कि अगर शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा। उन्होंने अगर 2014 से अब तक की बात की जाए, 2014 में 450 थी, अब 1200 यूनिवर्सिटीज बन चुकी है।
अब शिक्षित होंगे तो रोजगार मिलेगा, उनका ये कहना है। बहुत से लोग पहले भी शिक्षित थे और आज भी है। लगातार आप देख रहे होंगे कि शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से जो यूनिवर्सिटियां खुली हैं, उस तरीके से पूरे देश में डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा की कमी नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों को मिल क्या रहा है? शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों को मिल नहीं रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षित तो हो रहे हैं, शिक्षा अब आप हर एक साल बच्चे इतने सारे पास आउट होते हैं, इतने सारे बच्चे पास आउट होने के बाद जाते कहाँ हैं? हम एक चपरासी की वैकेंसी निकालिए पूरे देश में, चपरासी की वैकेंसी निकालने पर जो उसमें फॉर्म फिल करते हैं, वो एमए, बीए, बीटीसी और एमबीए वाले लोगों को फॉर्म भरना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी पाने के लिए एक एमए, बीएड वाला बच्चा अगर फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है तो इससे क्या साबित कर रहे हैं? इससे क्या आप देखना चाह रहे हैं कि मेरे देश का युवा पढ़ा लिखा तो है, लेकिन वो फोर्थ क्लास की नौकरी करेगा? इससे उसको नीचे एमबीए, बीबीए किया था। बिल्कुल। कैसे? अरे लोगों को आपने जो वादा किया था, लोगों को नौकरी दीजिए। लोगों को नौकरी देने का आपने वादा किया, आप क्यों नहीं दे रहे? तो जिस तरह से हम 2014 से और अब तक की बात करें तो आप इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? मतलब बीजेपी ने क्या ऐसे काम किए हैं जो आपको लगता है कि ये शायद ये और अच्छे से हो सकते थे या ये ठीक नहीं थे? देखिए 2014 का जो चुनाव था वो मोदी जी गोधरा कांड में सबसे पॉपुलर लीडर हुए, दिल्ली आए। इससे पहले लोगों ने कांग्रेस को 70 साल तक देखा। इससे पहले जब आदमी का मन उचट गया, मन जब आदमी का बदल गया कि कांग्रेस को भी देख करके देख लिया, एक बार मौका मोदी जी को भी मुझे देना चाहिए, तो लोगों ने मोदी जी को मौका दिया। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 15 लाख लोगों को 15 लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, पेट्रोल और डीजल 34 रुपए में बेचेंगे, तो उस तरीके से ये वादे कैसे वो साबित नहीं हुए। ये हुआ कि चलो भाई इसको पहली बार मौका मिला है इसलिए ये नहीं कर पाए। 14 के बाद फिर इनको 19 में देख लिया जाए, 19 में भी फिर वही हिंदू बनाम मुस्लिम, इंडिया और पाकिस्तान का चुनाव, अभिनंदन का चुनाव, आर्मी का चुनाव, ऐसे तमाम मुद्दे थे। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें बीजेपी ने लड़ा। इस बार का जो चुनाव है वो अयोध्या राम मंदिर के नाम पर बीजेपी लड़ रही है। इस बार का चुनाव है वो बहुत सारी ऐसी मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो ये कहीं न कहीं हर बार का मुद्दा हर बार के चुनाव में अलग होता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया था उसमें कहीं न कहीं बीजेपी की नींव उड़ती हुई नजर आई थी। देखिए जिस तरह से चुनाव शुरू होता है तो जाति मतलब हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत ही ज्यादा वो जाता है कि हर पार्टी वो करती है। जैसे बीजेपी करती है हिंदुत्व को लेके कि हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, तो कांग्रेस उसी तरह वो करती है कि मुस्लिम्स के लिए बहुत वो करती है। तो इसी तरह पीएम मोदी ने कई लाभार्थी योजना निकाली है, उसमें अगर देखा जाए तो वो योजना स्पेसिफिकली ये नहीं थी कि ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख ईसाई सबके लिए थी। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उसमें ये नहीं था कि ये सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, ये ईसाई को मिलेगी, सिख को मिलेगी, वो लाभार्थी योजना हर किसी के लिए थी, हर सबको मिल रही थी। देखिए हम इसकी योजना की बात करें तो कोई भी योजना सरकार अपने घर से नहीं देती, किसी भी योजना की हम बात करें, जो भी योजना बनती है वो जनता के टैक्स के पैसे से बनती है, जनता के टैक्स के पैसे से लाभ मिलता है, चाहे वो सुलभ शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, एनी हाउस, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो जनता के टैक्स के पैसे से ना बनती हो, जिसका लाभ ना मिलता। कोई नेता बता दे कि किसी ने अपना धान और गेहूं या अपनी सैलरी से किसी योजना का लाभ किसी गरीब आदमी को दिया हो, ये तो विचार की बात है। योजना हाँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति भारतीय है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं। देखिए इस वक्त की अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया गठबंधन 32 पर हो रहा है, एनडीए 286 पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि एनडीए पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है इंडिया गठबंधन को। 286 पर मौजूद है एनडीए और इंडिया गठबंधन अभी भी 232 पर ही मौजूद है।
देखिए हाँ पूर्ण तरीके से सर वो लीड करता हुआ दिख रहा है एनडीए यहाँ पर। इंडिया गठबंधन अभी भी 230 पर ही मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी भी मैंने इससे पहले भी कहा था, जिस तरीके से जो परिणाम है वो इस बार इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आया है। लेकिन हाँ, हर आदमी के खुशी और हर आदमी का दम, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। अभी आपने देखा था कि बीजेपी वाले लोग थोड़ा सा उनकी धड़कनें जो थी वो थम गई। इंडिया गठबंधन के लोग जो थे थोड़ा खुश हो रहे थे। तो ये कहीं न कहीं उस तरीके से एक उबाल है, उस तरीके से जनता का जो रुझान है, वो इस बार इंडिया गठबंधन अभी पीछे चल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद आगे आए। तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जिस तरीके से कभी इंडिया गठबंधन आंकड़ा छू रहा है, तो कभी एनडीए यानी कि बीजेपी आंकड़ा छू रहा है। दोनों में से किसी को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरीके से जो परिणाम है, वो परिणाम पूरी तरीके से जब तक घोषित नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। हाँ, लगातार बीजेपी खुश हो सकती है या गठबंधन खुश हो सकता है, दोनों का अधिकार है खुश होने का। तो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। पर जिस तरीके से एनडीए यानी कि बीजेपी ने जो बढ़त बनाई हुई है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, चाहते हैं किसी की भी सरकार बने, लेकिन जिसकी भी सरकार बने वो निष्पक्ष तरीके से जो परिणाम आए वो निष्पक्ष हो, उसका रिजल्ट पूरी तरीके से सही हो, ताकि ये जनता का आक्रोश है, ये जनता क्योंकि आरोप लगाती है कि बीजेपी हमेशा बेईमानी से चुनाव जीतती है, कहीं वो चीजें इस बार सामने ना आए। देखिए जिस हिसाब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, तो आपको क्या लगता है वो इस चुनाव में उनके लिए मतलब लीड ला सकती है? जो उन्होंने वो यात्रा की थी वो व्यक्तिगत तौर पर लोगों से जुड़े थे। बिल्कुल, राहुल गांधी ने जिस तरीके से मेहनत की है पूरे देश में, भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की थी, इतने सारे लोगों को उन्होंने कनेक्ट किया, हर देश में गई है वो यात्रा। उस यात्रा से इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और सपा, इन सभी लोगों को फायदा हुआ है। तो राहुल गांधी ने जो काम उनको 2014 में कहना करना चाहिए था, वो इनको अब करना पड़ रहा है। जिस तरीके से सड़क पे उतर करके जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है और उसका फायदा भी इनको मिल रहा है। देखिए जिस तरह से हम रुझान देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर अगर चुनाव में थोड़ी भी हलचल हुई, अगर ये भी माना जाए कि पीएम मोदी की सरकार नहीं बनती है, विपक्ष की तरफ से बनती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार वो क्या अलग से कार्य कर सकते हैं और जनता को क्या फायदे हो सकते हैं? हर पार्टी को जीत और हार का जो ठिकरा है, वो उसकी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी और उसको सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ कमी रह गई, हम क्यों इतना पीछे रह गए और हमने ऐसे कौन से काम नहीं किए जिससे जनता ने हमको वोट नहीं किया। तो उन सारी चीजों पे उनको डिस्कस करना पड़ेगा, उनका पैनल उनका बैठे, उनके साथी सारे बैठे, उनको अपनी कमियों के बारे में सोचना पड़ेगा कि इस बार हमारी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा है, ताकि अगली बार तैयारी करें और अगले चुनाव में फिर से वो जीत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से सर हम देख रहे हैं कि चुनावी दौर में जातिवाद बहुत ज़्यादा मुद्दा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम्स और ये जाति का है। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में वो कितना उभर कर दिख रहा है फिलहाल? उससे किसको वो मिल रहा है कि हिंदू के हिसाब से बीजेपी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिल सकती है क्या? क्या मुस्लिम्स वोटर को लेके कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त मिल सकती है क्या? इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो वोटर का जो माइंड है वो हमेशा बीजेपी की तरफ डाइवर्ट रहता है। हमेशा वो ये चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं और किया भी है लोग, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, तो कई ऐसे मुस्लिम लोग थे जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं, बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई तब से हम लोग अच्छी पढ़ाई करने लगे हैं, तब से बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमको भी मिलने लगा है जो नहीं मिलता था। इससे पहले उन्होंने कहा अब्दुल दरी बिछाता था, अब वो दौर आ गया है कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम वोटर है जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो ये लोगों का अपना मत है। हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व हमेशा बीजेपी जो हिंदुत्व पार्टी कही जाती है, और इंडिया गठबंधन का जो रुझान है, इंडिया गठबंधन का जो मन था, वो मुस्लिम वोटर को ज्यादा साधने में था इस बार। देखिए जिस तरह से हम देख रहे थे कि विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं कि अमित शाह ने कई अधिकारियों को डराया है इस चुनाव को लेकर, तो आप उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए सत्ता पक्ष का दबाव तो रहता है, लगातार अधिकारियों पे ये पक्ष ने आरोप लगाया है कि जो 150 डीएम को फोन किए गए, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं, वो ऐसे कौन से 150 डीएम है जहाँ की चीजें फंसी हुई नजर आ रही थी। क्या प्रेशर बना करके चुनाव आयोग इस तरीके से इस कंडीशन में निष्पक्ष चुनाव बना पाएगा, निष्पक्ष मतगणना हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल था। विपक्ष ने ये आरोप लगाया और विपक्ष चुनाव आयोग से मिला भी और इसकी शिकायत भी की है। अमित शाह ने 150 डीएम को फोन किया है, उन 150 सीटों पर हमको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने पत्र जारी किया था, राहुल गांधी ने भी अपने वीडियो में बात कही थी। तो ये कहीं न कहीं सारी चीजें हैं जो चुनाव में लगातार इस तरीके की चीजें आती रहती हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि इस बार का परिणाम क्या कहता है। देखिए, हर चुनाव में सबसे बड़ा विपक्ष के पास ये मुद्दा होता है कि ईवीएम, जो ईवीएम मशीन है, इस बार भी उन्होंने, विपक्ष ने ये किया है कि 611 ईवीएम को तोड़ा गया है। क्यों विपक्ष हर बार यही मुद्दा उठाता है कि ईवीएम ईवीएम के तरह से कोई धांधली हुई है, वोट की गिनती गलत हुई है, तो विपक्ष हमेशा यही मुद्दा क्यों उठाता है? की बात करेंगे, बहुत सारे आपने भी देखे होंगे और हमने भी देखे होंगे। हालांकि ये प्रश्न मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन तमाम ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं तो उससे मन में आदमी की कहीं न कहीं आशंका होती है। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक प्रत्याशी ने डीएम को बहुत तेजी से हटाया कि अगर इस बार किसी भी प्रकार के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी हुई, या तो फिर लाश आपकी उठेगी या फिर मेरी उठेगी। जिस तरीके से प्रत्याशियों में जो आक्रोश है, जिस तरीके से जनता में जो आक्रोश है, जिस तरीके से जनता सड़क पे उतरी है, जिस तरीके से मशीनों को रखाए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जैसे कि अभी विपक्ष की ओर से कई ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा कई वो कहते रहते हैं, कई मतलब जैसे कि उन्होंने कहा कि इस बार अगर मतलब वो चाहेंगे तो इस बार वो बनेंगे पीएम अमित शाह। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सब कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लोगों का मानना यही है कि पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इतनी बार बनना है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये इनका गठबंधन तय करेगा, ये इनकी पार्टी तय करेगी कि इस बार का प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, किसकी सरकार बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो मतलब इस बार अगर अभी हम कुछ भी कहें तो ये तो आने वाले रुझान ही बताएंगे किस तरीके से वो आगे जाते हैं, किसकी सरकार बनती है, आखिर जनता ने किसको चुना है अपना पहला प्रतिनिधि के तौर पर। बिल्कुल, अभी एकदम सब कुछ क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, कभी आगे तो कभी पीछे, लेकिन ये यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। जब तक पूरी तरीके से मतगणना नहीं हो जाती, जब तक सारी काउंटिंग क्लियर और कंफर्म नहीं हो जाती है, तब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए यानी कि बीजेपी हो। जिस तरीके से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, उसमें कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होगा पक्ष की तरफ से कि इस बार का जो चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो इस बार फिर बेईमानी कर करके, या जिस तरीके से चुनाव हुआ है उस तरीके से चुनाव जीता गया। तो ये कई सारे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है जो बात विपक्ष लगा सकता है। तो दिख रहा है ये जब तक पूरी तरीके से रुझान सामने नहीं आ जाते, तब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रही हैं। वाराणसी से पीएम मोदी बिल्कुल लीड बनाए हुए हैं और वो आगे चल रही हैं। और हैदराबाद से देखा जाए तो ओवैसी आगे चल रही हैं। हैदराबाद से ओवैसी ने लीड बनाई हुई है। और अगर कन्नौज से बात की जाए तो अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव ने लीड बनाई हुई है, वाराणसी से पीएम मोदी ने बनाई हुई है और हैदराबाद से ओवैसी आगे चल रही है। जिस तरीके से देखिए ये हॉट सीट कही जाती है, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो हैदराबाद। हैदराबाद में जिस तरीके से ओवैसी जो लोकप्रियता है, जिस तरीके से ओवैसी वहाँ काम करते हैं, जिस तरीके से लोगों के दिल में ओवैसी बसे हुए, तो वो लाजमी है। वही बनारस की मैं बात करूं, बनारस में मोदी जी का नाम पूरे देश में है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो वहां उनका आगे होना लाजमी है। वहीं मैं कन्नौज की बात करूं, कन्नौज में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है,
गढ़ भी कहा जाता है। हालांकि पिछली बार उनको वहां से हार का मुंह देखना पड़ा था, विपक्षी वहां से चुनाव लड़ी थी। तो ये कहीं न कहीं अभी क्योंकि लगातार आगे चल रहे हैं कि लोगों का लोग चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बड़े चेहरे लगातार आगे हैं और ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि देखिए हमने देखे एग्जिट पोल और जो अब रुझान आ रहे हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। मतलब जो एग्जिट पोल थे उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बीजेपी को ये लग रहा था कि वो मतलब साफ तौर पर जीतती हुई दिख रही थी। जो उन्होंने लक्ष्य रखा था 400 पार, 400 नहीं तो 350 तो वो पूर्ण रूप से जीतती हुई दिख रही थी, जो एग्जिट पोल हमारे सामने आए थे। हाँ, बिल्कुल 400 पार का जो आंकड़ा उन्होंने किया है, 400 पार की जो गणना उन्होंने की है कि 400 सीट हमारी आनी चाहिए, उनकी अपनी है। कोई भी मन में कुछ भी गिनती कर सकता है। हम भी जब एग्जाम देते हैं, हम जब अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जब एग्जाम देकर के आते हैं तो मुझे एक आइडिया होता है कि हमारे जो रिजल्ट है, हमारी जो मार्किंग है उसमें कितने परसेंटेज नंबर आएंगे और इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आ सकते हैं। उसी प्रकार से इनका भी अपना आंकड़ा है कि हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपकी इतनी सीट आएगी, तमिलनाडु में इतनी आएगी, राजस्थान में इतनी आएगी। तमाम जितने प्रदेश है, हर प्रदेश का अपना अलग अलग आंकड़ा था। तो उस तरीके से इनका अपना वो था कि 400 सीट हमारी आनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हम देख रहे थे कि जैसे कि अभी हमने एग्जिट पोल की बात करी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर एमपी की बात की जाए तो वहां पर ये खबर आ रही है कि वहां पर मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी सीटें आएंगी हम उतने किलो लड्डू बनवाएंगे, उतने किलो मिठाई बनवाएंगे। क्या वो एग्जिट पोल के आधार पर ये कह रहे हो? जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं उसमें काफी बदलाव दिख रहा है। मतलब वो काफी ज्यादा मतलब आगे चल रही है, उन्हें लग रहा है कि शायद वो जीत सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग आदमी एक आइडिया लगाता है। बिल्कुल। हर पार्टी को खुश होने का अधिकार है, हर व्यक्ति को खुश होने का अधिकार है। हमें यही अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में एग्जिट पोल होते तो इंडिया गठबंधन खुश होता। अब ये एग्जिट पोल थे, वो विपरीत थे। इस बार की मीडिया ने किस तरीके से देखिए अगर इस वक्त की ब्रेकिंग खबर की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 250 पर है और एनडीए 266 पर मौजूद है। अभी भी वो लीड पे बना हुआ है। एनडीए आगे आगे बढ़त बनाता जा रहा है। इंडिया अभी भी 250 पर ही मौजूद है। मतलब जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो एनडीए बढ़त बनाता हुआ चल रहा है। देखिए, एनडीए की मैं बात करूं तो एनडीए लगातार अभी काफी देर से आगे चल रहा है। इससे पहले इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था। मैंने अभी आपको बताया कि जब तक पूरी तरीके से सारी मतगणना नहीं हो जाती, सारी वोटिंग मशीनों से वोट काउंट नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा कि किस बार देश में किसकी सरकार बन रही है, इस बार देश में किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। हाँ, जिस तरीके से आंकड़े हैं, जिस तरीके से बढ़त है, वो बढ़त ये बता सकती है कि इंडिया गठबंधन अभी पीछे है। एनडीए बीजेपी जो है वो अपने बहुमत की तरफ से लगातार बढ़त बनाए हुए। जी। देखिए जिस तरह से अभी हमने आपसे भी वो सवाल किया था कि एमपी में जो हमने कहा कि जिस तरह से एग्जिट पोल के आधार पर वहां पर वो कह रहे हैं कि जितनी सीटें आएंगी हम उतनी मिठाइयां, और वहां पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। क्या वो आप उसको इस तरह से देख रहे हैं कि वो एग्जिट पोल के आधार पर वो कर रहे हैं कि उनको जीत का ये लग रहा है कि वो जीत सकते हैं? बिल्कुल। मतलब वो रुझानों का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं कि रुझान आएंगे, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पूरी तरीके से लोकतंत्र का गलत होने की बात है। आप पहले किसी चीज को कैसे क्लियर कर सकते हैं? जैसे आप मैं जीत रहा हूँ, मेरी पार्टी चुनाव जीत रही है, इस तरीके के आंकड़े हैं। एग्जिट पोल ठीक है, एग्जिट पोल पर सटीक आंकड़े तो होते नहीं है कि एग्जिट पोल ने बता दिया कि साहब एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ये है। अगर एग्जिट पोल ये बता देता तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कब हो रहा है ये बता देता। एग्जिट पोल अगर ये बता देता कि देश की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा तो ये बता देता। तो एग्जिट पोल ये बता देता कि अपराध कहाँ हो रहा है। एग्जिट पोल से एक आंकड़ा लगाया जाता है। एग्जिट पोल कोई सटीक आंकड़े नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी खुश हो सकती है, बीजेपी लड्डू बांट सकती है, बीजेपी मिठाई बनवा सकती है। देखिए जिस तरह से हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो ये देखा जा रहा था कि उसमें तो बीजेपी पूर्ण तरीके से लीड कर रही थी। मतलब पूर्ण बहुमत से देखा जा रहा था कि बीजेपी की ही सरकार आ सकती है, वही जीतेगी। और कई विपक्षी नेता एग्जिट पोल को नकार रहे थे कि हम इन एग्जिट पोल को मानते ही नहीं है। ये बिल्कुल नकार रहे थे कि हम इन पर विश्वास ही नहीं करते हैं। आरोप लगाता है देश के 50 बड़े चैनल जिन पे ये प्रतिदिन लगता है। ये बहुत सारे आंकड़े मैंने खुद देखे जहां पर सीट कम है
पास ज्यादा रहे, हम्म, कहीं ठीक है तो वहां तकबीर दिखा रहे हैं। अरे हम्म, तो किस तरीके का एग्जिट पोल है? जहाँ सीटें नहीं है भैया, जहाँ हम्म, 50 सीटें तो वहाँ 50 पे तो चुनाव लड़ेगी, वहाँ 35 सीट, वहाँ 55 सीट कैसे दिखा देंगे साहब? वहाँ 55 सीट मिल रही है, तो हम्म। किस तरीके का आंकड़ा है, किस तरीके की चीजें हैं? तो ये आंकड़ा एग्जिट पोल का एकदम कंफर्म और क्लियर नहीं है। विपक्ष ने आरोप भी लगाया है, अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे तमाम बड़े नेता, उनका सबका आरोप है ये एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग इस बार के जो परिणाम है वो विपरीत होंगे। लेकिन लोगों की किस्मत मशीन में बंद है, लोगों के मत मशीन में बंद है, और उस मशीन के जो मत वोट अंत होंगे उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बार देश में किसकी जीत होगी। देखिए, इस वक्त की अगर बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया गठबंधन 246 पर मौजूद है और एनडीए 270 पर है। इस वक्त एनडीए ने लीड बनाई हुई है वही 270, और इंडिया गठबंधन 246 पर फिलहाल मौजूद है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सुरभि, जिस तरीके से जो आंकड़ा है, जिस तरीके से जो मीटिंग है, उससे पहले अभी इंडिया गठबंधन आगे था, बीजेपी आगे चल रही है, काउंटिंग है होती रहेगी लगातार। काउंटिंग जैसे ही अभी कहीं पे भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, किसी का भी काउंटिंग हो रही, उसी आंकड़े के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, उसी आंकड़े पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसी आंकड़े के अनुसार ही सरकार बनेगी। लेकिन ये आंकड़ा क्या होगा कि पूरी तरीके से जब तक परिणाम नहीं आ जाएंगे तब तक कह पाना संभव नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और वहां पर वो दावे करते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, गुंडाई नहीं है, ये सब वो करते हैं, बुलडोजर वो चला देते हैं अगर कोई अपराधी होता है। तो जिस तरह से वहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसे आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जब भी अपराधी किसी भी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से हथियाता है या कब्जा करता है तो बुलडोजर लगातार चलता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कोई भी माफिया किसी भी प्रकार की उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर इस वक्त की ब्रेकिंग की बात की जाए तो नगीना से चंद्रशेखर आगे चल रही हैं। नगीना से चंद्रशेखर ने लीड बनाई हुई और वो आगे चल रही हैं। अब चंद्रशेखर की मैं बात करूं, चंद्रशेखर भी एक क्लास के लीडर में से चुने जाते हैं, टॉप क्लास के नेताओं में से आते हैं, उनकी भी गिनती बिल्कुल। आती है। जिस तरीके से पॉपुलरिटी सभी नेताओं की है, चंद्रशेखर की भी इस बार वो नगीना सीट से खुद चुनाव लड़े हैं, उनकी खुद की अपनी आजाद समाज पार्टी है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो लगातार आगे चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। देश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार का रिजल्ट और परिणाम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देखिए, जिस तरह से हम पेपर लीक की बात करें तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो योगी सरकार ये कहती है कि हम कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है हमारी, उनका बुलडोजर जैसे कि आपने कहा हमेशा तैयार रहता है। पेपर लीक की बात करिए, पेपर लीक हुआ है, जिन लोगों के जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये सरकार की बहुत बड़ी चूक है। सरकार को बहुत बड़ा प्रश्न है, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए। इस सरकार, बीजेपी सरकार में लीक हुए, कहीं कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं आपने तैयारी मजबूती के साथ करी? देश के युवा जो नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, सड़कों में धक्के खा करके, बसों में बैठ करके आ रहे, ट्रेनों में बैठ करके एग्जाम देने आ रहे हैं, और एग्जाम देने के बाद पढ़ने वाला व्यक्ति उसके बाद फिर ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश है जिसको आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, पेपर लीक प्रदेश आप बना दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये कमियां है सरकार जो हमें और आप सबको मानना चाहिए। देखिए, जिस तरह से हम ये देख रहे थे कि जैसे हम बात कर रहे हैं जातिवाद, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा बना रहता है, तो जैसे कि सीएम योगी ने अपनी कई जनसभाओं में कहा है कि जैसे वो माफिया, जो कि वो माफिया अखिलेश यादव माफिया के जनाजे पर गए, वहां आंसू बहाए, वहां रोए। अगर कोई हिंदू की किसी की इस तरह से अगर स्थिति होती है तो वो वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी प्रत्याशी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से कई बार लगातार उनका कनेक्शन रहा है, वो उनको उनसे घरेलू नेता मानते हैं। अखिलेश यादव को वहां जाना चाहिए और वो वहां गए। जिस तरीके से मुस्लिम वोटर को
बिल्कुल। जी। तो मतलब आप इस चुनाव को उस तौर पे किस तरह से देखते हैं कि अगर राहुल गांधी या फिर अगर देखा जाए तो पीएम मोदी हैं, अगर विपक्ष की तरफ से अगर ये रुझान अगर बदलते हैं और विपक्ष की तरफ से सरकार बनती है, तो ये चुनाव क्या मोड़ लेगा और किस तरह से वो आगे कार्य करेंगे? तो अगर इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनती है बिल्कुल। तो इस बार परिणाम कुछ विपरीत होंगे। इस बार राहुल गांधी जिस तरीके से एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से काम करने की जो उनकी प्लानिंग है, जिस तरीके से उनका जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 8500 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा 5 की बजाय हम 10 किलो राशन देंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा इस बार। लेकिन देखना ये हुआ कि जो वादे किए हैं, क्या आम आदमी के जो वादे हैं, बीजेपी ने जो वादे किए थे, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे नहीं किए, उसी प्रकार से अगर इंडिया गठबंधन भी पूरे नहीं करेगी तो अगला चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन सत्ता संभाल होगी। देखिए, जिस तरह से हम रुझान देख रहे हैं, पंजाब से बीजेपी साफ बताई जा रही है, पंजाब में बीजेपी साफ है, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? पंजाब में लगातार किसानों को दल कहा जाता है। पंजाब इससे पहले भी उनको विधानसभा चुनाव था, उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी वहां पर कुछ खास कभी कर नहीं पाई। इससे पहले भी रहा, कभी अकाली दल की सरकार रही है तो कभी किसी की सरकार रही। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को जब से इन्होंने जेल में भेजा है, तब से बीजेपी का और ज्यादा नुकसान हो गया है। ये आरोप लगाता है पक्ष के हमेशा विपक्ष ने ये कहा कि बीजेपी जो है वो जब भी उसको लगता है कि इनसे खतरा है, उसको डरा करके उसको जेल भेज दिया जाता है। उसको जेल भेजने के बाद फिर ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो जो है जो अपराधी है उनको जेल भेज रहे हैं। तो ये कहीं कहीं चीजें हैं। हालांकि इस बार पंजाब में बीजेपी का टुकड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जी, जैसे कि हमने अभी बात करी कि पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बिल्कुल वो साफ हो चुकी है, वहां पर उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही है। तो मतलब क्या पंजाब में उनका साफ होना सीधे सीधे किसानों की ओर इसका संदेश आता है? और क्योंकि एक बड़ा तबका वहाँ किसान और खेती पर निर्भर करता है। पंजाब जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा समुदाय वहाँ रहता है। समुदाय किसान आंदोलन जब था तो सबसे ज्यादा आपने देखा कि सिख समुदाय ने सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो केवल ज्यादातर खेती पे निर्भर रहता है, ज्यादातर कृषक है, तो इसलिए वहां पर बीजेपी का टुकड़ा साफ हुआ है। मतलब किसानों को इस पे देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण यही है, किसान। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए 36 पर है और इंडिया 43 पर मौजूद है और अदर अभी भी 1 पर ही बने हुए हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बात करूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 पर है और एनडीए 36 पे। अगर यहाँ बीजेपी टीके कम रहती, योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ मिलकर के यहाँ चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला कई ऐसे जिले जो समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीत रही है और जीत सकती है और जीतेगी, तो उसका नुकसान बीजेपी को भी होगा। जी, तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि आपने चुनावी दौरे किए हैं, पूरे चुनाव को आपने कवर किया है, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सी कई ऐसी बातें सामने आई होंगी, आपको क्या लग रहा है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन लीड कर सकता है, अगर व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछा जाए? व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने इस बार यानी कि इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। बिल्कुल, बीजेपी तो कोई कदम नहीं छोड़ रही है कहीं पे भी, लेकिन इस बार बीजेपी पर इंडिया गठबंधन हारी रहा है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं कि अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक हुए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियाओं पे जो अंकुश लगाने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर बीजेपी के वही माफिया बीजेपी में शामिल होगा। तो ये कहीं ऐसे तमाम बड़े मुद्दे थे। इस बार बीजेपी पर इंडिया गठबंधन हारी
नजर आया उत्तर प्रदेश में। देखिए, अगर हम इस बार चुनाव में अगर वोटिंग की बात करें तो 1.8 युवा हैं जो न्यू वोटर्स हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो न्यू वोटर्स हैं, पीएम मोदी ने पूरी कोशिश की है कि उनको उनकी तरफ से उनकी रणनीति में ये सामने आया था, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो इन्फ्लुएंसर थे इंस्टाग्राम और वो सब थे, उन्होंने उनको अवार्ड्स दिए हैं। 1.8 युवा हैं, उन्होंने पूरी तरीके से साधने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनाव में मतलब लीड दे सकता है बीजेपी को, क्योंकि युवा बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। देखिए मैं आपको बता दूं, सुरभि, जिस तरीके से युवाओं पे काम किया गया, जिस तरीके से युवाओं को लुभाया गया, क्योंकि इस देश का हर एक युवा आज मोबाइल से कनेक्ट है। बिल्कुल। मोबाइल से जो युवा कनेक्ट है वो सरकार की हर नीतियों के बारे में सब कुछ जानता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम। जो सही जो भक्त कहे जाते हैं, जिनको अंधभक्त भी कहा जाता है, उनकी थिंकिंग ये है कि वो कहीं ना कहीं उनका रुझान तो बीजेपी की तरफ है, लेकिन बाकी देश का युवा, बाकी प्रदेश का जो युवा है वो इस बार राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। राहुल गांधी को जिताना चाहता था, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। वहीं बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू कहती। मोदी जी ने भी कहा है कि दो लड़कों की जोड़ी पिछली बार भी प्रगति साबित हुई है, क्या इस बार भी, फिर उसका परिणाम बताएगा इस बार दो लड़कों की जोड़ी क्या कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर देखा जाए तो पीएम मोदी के अगर बयानों की ही बात की जाए तो उन्होंने कई ऐसे बयान दिया, मंगलसूत्र को लेकर हो या फिर मतलब विपक्ष में और पीएम मोदी दोनों में देखा जाए तो सब में बहुत ही ज्यादा तू मैं हुई है। इस तरह से कई एक दूसरे पर कई आपत्तिजनक बयान भी दिए गए हैं। चुनाव में लगातार जो जंग है वो जारी रहती है, पलटवार होता रहता है, चाहे वो मंगलसूत्र को लेकर के हो, चाहे वो किसी प्रकार से। इसके लिए थोड़ी, मुझे जहां तक लगता है, थोड़ी अशब्द भाषा का परिचय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हालांकि वो बहुत बड़े नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, मुझे इसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपने कोरोना के टाइम पर आपने देखा कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र बिक गए, घर में खाने को नहीं था, बेरोजगार हो गया था आदमी, सड़कें बंद थी, वाहन बंद थे, सारा सब कुछ बंद था, लोग आ जा नहीं पा रहे थे, सब्जियां नहीं मिल पा रही, बड़ा मुश्किल दौर था। उस दौर में कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र बिके हैं, ये कभी सोचा है? उस समय विचार करना चाहिए। किस तरीके से सरकार की कमियां नजर आई, लोग पैदल चलते चलते एक्सपायर हो गए, लोग भूख से मर गए, लोग पानी से मर गए, लोग पेट फट गए, लोगों को तो वैक्सीन ऑक्सीजन नहीं मिला, वैक्सीन बनाने के लिए जिससे आपने चंदा लिया उससे लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। बिल्कुल, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त की अगर अभी ब्रेकिंग की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 240 पर है और एनडीए 280 पर है। एनडीए लीड बनाता हुआ चल रहा है, 280 पर लीड बनाई हुई है एनडीए ने। लीड पर लीड बीजेपी की नजर आती है, कभी कम हो जाती है, अभी आपने देखा था कभी कम थी, अभी ज्यादा हो गई है। तो उसमें कुछ भी किसी के लिए खुश और नाराज होने की बात नहीं है। जब तक पूरी तरीके से परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने अभी बात करी, अगर हम कोविड की बात करें, अभी जो वैक्सीनेशन की बात करें, उससे कितने हार्मफुल थी वो, ये भी उसके कई लक्षण सामने आए। हार्ट अटैक को ले लीजिए या फिर इम्यूनिटी लो हो जाए, मतलब बहुत से ऐसे कई वो सामने आए हैं। बहुत सारे मुश्किल है कोविड-19 वैक्सीन के टाइम पर। बिल्कुल। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, अभी जो परिणाम सामने आए हैं उसमें कहीं न कहीं उनकी वो बात सच साबित हुई। ये भाजपा की वैक्सीन है। जिस तरीके से भाजपा ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया है, उससे जब जाहिर होता है कि भाजपा की वैक्सीन हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी इस बार के चुनाव में जो मुद्दा बनी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि एनडीए ने 280 पर लीड बनाई हुई है और इंडिया गठबंधन 240 पर ही मौजूद है। तो जैसा कि बीजेपी ने कहा है 400 पार का उन्होंने रखा है, और एनडीए और विपक्ष की बात की जाए तो उन्होंने 295 का वो रख रखा है कि हम 295 हमारी सीटें आएंगी, उन्होंने ये मत रख रखा है आगे। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से एनडीए मतलब लीड पे लीड बना रहे हैं, 280 पर लीड बना रखी है फिलहाल। अपना टारगेट होता है। बीजेपी ने जैसे कहा था कि 400 पार का, वैसे इंडिया गठबंधन कहा कि 295, क्योंकि वो अपनी सरकार बनाने के पूर्ण बहुमत के ऊपर
देखिए, अगर आपसे पूछा जाए तो जैसा कि हमने क्या मतलब कहीं भी देख लीजिए, कई भविष्यवाणी हो चुकी है, मतलब इस चुनाव को लेकर कई भविष्य वक्ताओं ने कई भविष्यवाणी कर दी है। तो आपकी व्यक्तिगत तौर पर आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है? आपको क्या लगता है इस चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल है। इस बिल्कुल। बार का जो वोटर था वो साइलेंट वोटर था। इस बार के वोटर ने कौन सा बटन दबाया ये वोटर को ही पता है। इस बार में मुद्दे बहुत विपरीत है। बीजेपी को कई बार हर तरीके से घेरने की कोशिश की गई। बीजेपी ने बहुत सारी ऐसी जगह चीजें थी, बीजेपी की कई व्यक्तिगत मेरी जब नेताओं से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं साहब ये आज के चुनाव में बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिसका सामना जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हमको करना पड़ता है, इस पे हमको काम करना चाहिए। तो ये कमियां भी है, अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी देखिए, है। अगर इस वक्त की ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस वक्त अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। 13,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। स्मृति अमेठी में सर अगर देखा जाए तो अमेठी स्मृति ईरानी का गढ़ कहा जाता है और वहीं वो 23,000 वोटों से पीछे चल रही है। देखिए, राजनीति की मैं बात करूं और अमेठी की बात करूं, बिल्कुल। अमेठी से स्मृति ईरानी पिछली बार चुनाव जीती थी, राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, वायनाड से वो चुनाव जीते थे और इस बार उन्होंने इसीलिए रायबरेली सीट को चुना कि पूर्वांचल, जो क्योंकि पूर्वांचल बनारस भी पूर्वांचल में आता है, गोरखपुर भी पूर्वांचल में ही आता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने रायबरेली सोनिया गांधी की सीट को चुना, वो उनकी परंपरागत अमेठी और रायबरेली चुनाव सीट मानी जाती है। इस बार अगर वहां परिणाम विपरीत होंगे तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। राहुल का जो घमंड है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी चुनौती की थी राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अगर इतने ही सक्षम थे तो अमेठी से चुनाव लड़ते, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ये उनकी व्यक्तिगत थिंकिंग है। वो रायबरेली से चुनाव लड़े और अमेठी से चुनाव उन्होंने अपने को चुनाव लड़ाया और इस बार देखना यही होगा कि इस बार रायबरेली और अमेठी की जनता क्या चाहती है। अगर अमेठी में राहुल गांधी का प्रत्याशी जीतता है या गठबंधन का प्रत्याशी जीतता है तो बीजेपी के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं तंज उन्होंने कसे भी है स्मृति ईरानी को देखा जाए, वो अमेठी उनका गढ़ माना जाता है। उन्होंने राहुल गांधी पे सीधे-सीधे तौर पर तंज कसा था। मीडिया के तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी भागते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी चाहे तो वो उनके साथ सामने डिबेट कर सकते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा जी। भाजपा कोई कहीं नजर नहीं आता है। मामले की बात करो, हर आदमी को सीट चुनने का अधिकार है। मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। गुजरात के रहने वाले हैं। हर आदमी की अपनी थिंकिंग है, हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी की अपनी थिंकिंग है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं। तो भागने की कोई बात नहीं, ना कोई कहीं बाहरी है, ना कोई कहीं इसी देश का हिस्सा है। इसे देश के लोग हैं और इसी देश में चुनाव लड़, देश का चुनाव है तो पूरा देश में कोई भी कहीं से भी। स्मृति ईरानी का कौन सा घर है अमेठी में? बिल्कुल। स्मृति ईरानी भी बाहर से आती है। देखिए, अगर इस वक्त की ब्रेकिंग की बात की जाए तो अमरावती से नवनीत राणा पीछे चल रही हैं। जी। और अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन अभी भी 230 पर मौजूद है और एनडीए 290 पर मौजूद है। 290 की सर एनडीए ने लीड बना ली है फिलहाल। बड़ा अंतर है बिल्कुल। दोनों में, इंडिया गठबंधन और बीजेपी में इस बार बहुत बड़ा अंतर है। देख सकते हैं आज क्या इस बार इंडिया गठबंधन इस लीड को छू पाती है, उसके अगल बगल पहुंच पाती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बार जिस तरीके से जो सभी कर रहे हैं, जिस तरीके से जो लीड बनी हुई है बीजेपी की, वो बीजेपी को खुश करने के लिए है। बीजेपी उस पर पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन अस्वस्थ नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है रुझानों में। अगर देखें तो 290 बहुत बड़ी लीड है एनडीए के लिए फिलहाल, और 230 इंडिया की बात की जाए तो 230 और 290 काफी बड़े टक्कर भी नहीं कह सकते हैं, पर लेकिन एनडीए ने काफी अच्छी टक्कर दे दी है फिलहाल इंडिया गठबंधन को। बहुत तगड़ी टक्कर है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत पीछे छोड़ दिया है बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को। ये कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन जब तक हमने बताया आपको कि पूरे परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं
तब तक उससे हालांकि बहुत बड़ा अंतर है, 60 सीट का अंतर है, 90 और 30 पे, 290 और 230 पे 60 सीट का अंतर है। बिल्कुल क्या ये आंकड़ा इंडिया गठबंधन छू पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए 36 पर है और इंडिया गठबंधन 43 पर मौजूद है। फिलहाल इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है 43 पर। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर है और एनडीए 36 सीटों पर। बिल्कुल बीजेपी की एक बड़ी हार होगी उत्तर प्रदेश में, और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पर एनडीए फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, 290 पर ही मौजूद है और इंडिया गठबंधन 230 पर ही है फिलहाल। जी, तो मतलब आप, अगर आपसे ये जाना जाए कि आपको क्या लगता है, मतलब ये चुनाव जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, 290 एनडीए का है और इंडिया गठबंधन 230 पर है, तो अभी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है फिलहाल? देखिए, रुझान के अकॉर्डिंग अभी बीजेपी आगे है और इंडिया गठबंधन पीछे है, और अदर के पास 22 अदर में भी सीटें बहुत सारी कम हुई है, तो जरूरी नहीं कि जो अदर की सीटें हैं वो किसके साथ होंगी, अदर प्रत्याशी जो चुनाव जीतेंगे वो किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, क्या इस बार इंडिया गठबंधन की या बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाती है नहीं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा इस बार। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस चुनाव की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं 290 लीड करती हुई दिख रही है एनडीए, इंडिया गठबंधन 230 पर है। उत्तर प्रदेश में वही बात की जाए तो एनडीए 36 और इंडिया गठबंधन 43 पर मौजूद है और अदर अभी 1 पर ही काबिज है। जी, एक बड़ा अंतर है, दोनों पार्टियों में एक बहुत बड़ा अंतर है, जीत का भी और जो रेशियो है उसका भी बड़ा अंतर है। इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत सारी सीटें लाने की अभी आवश्यकता है, लेकिन ये लोगों की किस्मत और लोगों की सीटें सब मशीनों में बंद है। जैसे ही परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट आपके सामने आते जाएंगे, वो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर होती जाएगी। देखिए, अगर हम चुनाव की बात करें सर तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होता है जब चुनाव शुरू होते हैं। मतलब चुनाव ही छोड़िए, अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? 2014 से लेके अब तक भ्रष्टाचार में क्या बढ़ोतरी हुई है, कम हुआ है, या फिर किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ग्राफ लगातार भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, उसका बढ़ा है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में और देश में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग सिस्टम है। हालांकि सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में भी और देश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने काफी हद तक अंकुश लगाने की कोशिश की, पूरा सिस्टम मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम इस बार रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जी, मतलब भ्रष्टाचार जिस तरह से हम देख रहे हैं वो बढ़ना कम, अब उसको ये भी नहीं कर सकते 2014 की बात की जाए चाहे अब की बात की जाए,